Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 13th of January 2022. तो 13 जनवरी 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जिसको भी करंट अफेयर्स वीक लग रहा है उसका फॉर द ईयर 2022 दे कैन ज्वाइन द रिवीजन सीरीज फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक द कंटेंट एज वेल। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज जंक्शन गैप जंक्शन डेल्टा 2B समटाइम्स सीन इन न्यूज इज अ। तो गैप जंक्शन डेल्टा 2B न्यूज में था अभी रिसेंटली, ये क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। फर्स्ट, अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन फाउंड इन जेब्रा फिश। सेकंड, गैप बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेमीकंडक्टर। C is cold fusion reactor developed by China, and fourth is deepest point in the Pacific Ocean. तो गैप जंक्शन डेल्टा 2B अभी न्यूज में था, ये क्या है? सेकेंड क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू CVC कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। CVC के रिगार्डिंग आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए, आपको बताना कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है ना, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है आपको बताना है। वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 3 इज विद रेफरेंस टू रेड सैंडर्स। अब रेड सैंडर्स आपको याद होगा, कल मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। तो रेड सैंडर्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि रेड सैंडर्स इज क्लासिफाइड एज नियर थ्रेटेंड इन द IUCN रेड लिस्ट। तो पहला स्टेटमेंट ये हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है इट इज लिस्टेड अंडर अपेंडिक्स 2 ऑफ साइट्स एंड दस बैंड फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि क्या इनमें से स्टेटमेंट 1 सही है या 2 सही है या दोनों सही है या दोनों गलत है। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चन। ठीक है ना, तो एक एक करके मैं आपको आंसर तो बता देता हूँ, लेकिन आपका काम क्या रहेगा? आपका काम ये रहेगा कि आप मुझे बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए। ठीक है ना, दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड आप प्लीज इसको बताइएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था गैप जंक्शन डेल्टा 2B न्यूज में था, तो ये क्या है? तो गैप जंक्शन डेल्टा 2B बेसिकली एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन है जो कि जेब्रा फिश में पाया जाता है। ठीक है ना, जो कि किस में पाया जाता है? जेब्रा फिश में पाया जाता है। एंड अभी रिसेंटली हमने जब ब्रेन के कनेक्शंस के बारे में देखा था ना, तब इसके बारे में हमने देखा था कि ब्रेन के क्या कनेक्शंस कैसे हैं, तो तब ये हमने पढ़ा था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज फाउंड इन जेब्रा फिश। दूसरा सवाल जो मैंने पूछा CVC के रिगार्डिंग में कि पहला ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दूसरा इट वर्क्स अंडर द MHA, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, क्योंकि CVC जो है वो एक गवर्नमेंट बॉडी तो है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इसको एक मतलब एक स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला है CVC को। एक एक्ट पास किया गया था, आप सबको पता होगा CVC का एक एक्ट भी था, 2003 में पास किया गया, उसके थ्रू इसको बनाया गया। एंड CVC किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के अंदर नहीं आता, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है विच इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। तो ये भी आपको याद रखना है कि इट इज नॉट अ थिंग टू कम अंडर अ मिनिस्ट्री, इसलिए MHA के अंदर भी नहीं आएगा। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, आंसर विल बी डी। तीसरा सवाल है रेड सैंडर्स के रिगार्डिंग मैंने पूछा, तो कल ही मैंने आपको न्यूज में बताया था कि रेड सैंडर यानी पुष्पा मूवी में जो लाल चंदन यूज होता है ना, वही है ये रेड सैंडर्स, है ना। तो रेड सैंडलवुड बोलते हैं इसको। ये नियर थ्रेटेंड नहीं है, पहले ये थ्रेटेंड था, लेकिन पहले ये थ्रेटेंड था, लेकिन अभी इंडेंजर्ड कैटेगरी में आने लगा है। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा B। तो ये थे आज के 3 सवाल जिनके जवाब मैंने आपको दिए, लेकिन प्लीज डू टेल मी कि आपने कितने सही किए। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। आज का जो मेंस क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको करना है, मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है विद डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट्स इंडिया इज इंटरिंग इनटू द फाइनल विंडो ऑफ गोल्डन डेमोग्राफिक डिविडेंड। यानी कि अभी रिसेंटली आपको पता है कि इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है वो डिक्रीज हो रहा है। इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो लगभग 2.0 के आसपास आ गया है। ठीक है ना, तो अब इंडिया इज एंटरिंग इनटू द फाइनल विंडो ऑफ गोल्डन डेमोग्राफिक डिविडेंड। आपको डिस्कस करना है कि व्हाट चेंजेस आर नीडेड टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ दिस, मतलब किस तरीके से इंडिया अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का फुल यूटिलाइजेशन कर सकता है, या किस तरीके से इंडिया को फुल एडवांटेज मिल सकता है डेमोग्राफिक डिविडेंड का। क्या चेंजेस किए जाने चाहिए, क्या पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए, इसके बारे में आपको कमेंट करना है। ठीक है ना,
आगे अब हम न्यूज आइटम्स देखेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि आज मैप में जो हम मैप डिस्कस करेंगे वो यूक्रेन का मैप डिस्कस करेंगे। रीजंस मैं आपको बताऊंगा यूक्रेन का मैप डिस्कस करने का, बट आई विल डिस्कस द मैप ऑफ दैट। बट अभी हम न्यूज एनालिसिस पार्ट में आते हैं, ठीक है ना। तो पहली जो न्यूज आज की है वो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है ये, बहुत ही ज्यादा अच्छी न्यूज है ये। कल इंडियन एक्सप्रेस में ये आई थी एक्सप्लेन्ड सेक्शन में, तो मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहा है कि हाउस किसी भी मेंबर को, यानी कि किसी भी मेंबर ऑफ चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो चाहे एमपी हो, उसको 59 दिनों से ज्यादा हाउस सस्पेंड नहीं कर सकता है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस बाय द सुप्रीम कोर्ट, जिसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट एक केस सुन रहा था जिसमें 12 बीजेपी एमएलए जो है महाराष्ट्र असेंबली के, जिनको 1 साल से ज्यादा हो गया है सस्पेंशन का, ठीक है ना। हियरिंग ऑफ द केस ऑफ 12 बीजेपी एमएलए फ्रॉम महाराष्ट्र असेंबली फॉर मोर देन 1 ईयर। नाउ सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या है, बहुत ही प्यारी रूलिंग है, इसको समझ लेना ध्यान से, ये क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी में इस बार। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है ये कि सस्पेंशन ऑफ एमएलए फॉर 1 ईयर इज प्राइमा फेसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 12 एमएलए को जो सस्पेंड किया गया था, या जो भी एमएलए सस्पेंड हुए थे 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है, हो चुकी, तो दिस इज प्राइमा फेसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब बाय इस ऑन इट्स फेस इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बार टू इट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा प्रावधान है जो ये चीज होने से रोकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रावधान कौन सा है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सवाल। तो आर्टिकल 190 सेक्शन 4, उसका 190 का जो सेक्शन 4 है, यानी कि 190 ब्रैकेट में 4 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, वो कहता है कि अगर कोई मेंबर, इफ अ मेंबर ऑफ अ हाउस इज एब्सेंट फ्रॉम ऑल द मीटिंग्स विदाउट इट्स परमिशन for a period of 60 days, the house may declare the seat vacant। तो भाई जब कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोविजन रखता है कि अगर कोई मेंबर 60 दिनों के पीरियड तक बिना हाउस की परमिशन के एब्सेंट रहता है, देन द हाउस में डिक्लेयर द सीट एज वेकेंट, तो हाउस तो सीट को वेकेंट घोषित कर देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया किस तरीके से फिर आपने उनको 1 साल तक के लिए वो रखा है ना, कोई ये परमिशन तो था नहीं, आपने उसको सस्पेंड किया, दिस वाज नॉट अ परमिशन। Supreme Court further said that while the House has power to suspend a member, it cannot be more than 59 days. Also, each constituency has an equal amount of right to be represented in the House. Now, this is again a very important thing. 12 MLAs को इतने ज्यादा टाइम तक सस्पेंड करना, इसका मतलब है कि 12 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो नहीं पहुंच पाए हाउस में, यही होगा ना इसका मतलब, क्योंकि वो हर जो व्यक्ति है, जो हर एमएलए है, वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है। अब जब 12 लोग 1 साल तक वहां गए ही नहीं, इसका मतलब है कि 12 कंस्टिट्यूएंसीज के हो सकते हैं 12 लाख लोग हो, है ना, 12 लाख 15 लाख 20 लाख लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब कि वहां हाउस में पहुंचे ही नहीं। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट का कहना बहुत सही है कि भाई आपने 12 13 लाख 15 लाख लोग जो थे, जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहे थे 12 लोग, उन सब का एक तरीके से एब्सेंशन है ये, वो सब लोग एब्सेंट रहे एक तरीके से अपने, और जबकि हाउस में तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को इक्वल राइट है रिप्रेजेंट होने का, तो ये भी गलत था। दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड। सुप्रीम कोर्ट का अभी इसमें जजमेंट नहीं आया, लेकिन दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू वॉच कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से अपना रवैया रखती है। बट ओवरऑल दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस। आर्टिकल 190 उसका सेक्शन 4 याद रखिएगा, एंड दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आप याद रखना इस चीज को, है ना। अगली जो न्यूज वो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। याद रखिएगा कि एक तो पासपोर्ट इंडेक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है ना, ये मेंस में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है। तो हेनले का आता है पासपोर्ट इंडेक्स। अब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज कौन करता है इसको? हेनले एंड पार्टनर्स, एक लंदन बेस्ड ग्लोबल सिटीजन फर्म है। याद रखिएगा ग्लोबल सिटीजन फर्म है, लंदन बेस्ड फर्म है ये हेनले एंड पार्टनर्स के नाम से आती है। क्या आती है? हेनले एंड पार्टनर्स के नाम से, ठीक है ना। तो इसने अभी अपनी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स निकाला है, कब का? फॉर द ईयर 2022 के लिए इसने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स निकाला है, ठीक है ना।
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें याद रखिएगा कि पर्पस क्या रहता है, ये रैंक करता है नियरली 199 पासपोर्ट्स को, 199 पासपोर्ट्स को ये इस कंपेयर करता है और फिर बताता है कि कौन सा पासपोर्ट सबसे स्ट्रांगेस्ट पासपोर्ट है, कौन सा पासपोर्ट वीकेस्ट पासपोर्ट है, ठीक है ना। अब मैं इस बार की आपको ओवरऑल पहले इंपॉर्टेंट जो 2 रैंकिंग्स इंपॉर्टेंट रहती हैं वो बता देता हूं, वो आप इंपॉर्टेंट है। जापान टॉप्ड द लिस्ट ऑफ बीइंग द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट फॉर द ईयर 2022। याद रखिएगा कौन सा पासपोर्ट सबसे स्ट्रांग है वर्ल्ड का, जापान का पासपोर्ट सबसे स्ट्रांग है। एक्चुअली स्ट्रांग कैसे देखते हैं पासपोर्ट है कि नहीं है, कि मतलब जिस कंट्री में आपको सिर्फ पासपोर्ट के बेसिस पे जाने की परमिशन हो, मतलब समझ लो कि जिस कंट्री में आपका वीजा नहीं लग रहा है उस कंट्री के लिए आपका पासपोर्ट स्ट्रांग हो गया, मतलब कि आपने सिर्फ पासपोर्ट दिखा करके वहां पे एंट्री ले ली, मतलब आपकी कंट्री की कितनी वैल्यू है, सही बात है ना। अगर आपको वीजा लग रहा है मतलब आपकी कंट्री की ज्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपको वीजा भी लग रहा है, आपको एक निर्धारित समय के लिए वहां पे रखा जाएगा, है ना, आपको वो समय खत्म होने से पहले वापस आना पड़ेगा। तो जिस कंट्री की इतनी वैल्यू हो कि वहां सिर्फ पासपोर्ट दिखाकर आदमी जा सके, बिना वीजा के जा सके, तो फिर आपका पासपोर्ट स्ट्रांग माना जाता है। तो बेसिकली जापान का जो पासपोर्ट है, जापानीज पासपोर्ट हैज केम आउट टू बी द स्ट्रांगेस्ट इन द ईयर 2022 हेल्ले इंडेक्स, ठीक है ना। अब एक और दूसरी चीज याद रखेगा कि इस बार जो इंडिया की रैंकिंग है क्या वो इंप्रूव हुई है या क्या वो गिरी है, तो इंडिया की जो पासपोर्ट में रैंकिंग है वो इंप्रूव हुई है। दूसरा फैक्ट, क्योंकि यूपीएससी आपको इस तरह के स्टेटमेंट देता है कि भैया इंडिया ने इस साल अपनी रैंकिंग और गिरा ली, इंडिया ने अपनी रैंकिंग और बढ़ा ली, दोनों आपको पता है। रैंकिंग क्या है ये ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इंप्रूवमेंट देखने को मिला कि आपको डिक्रीज देखने को मिला। तो एक्चुअली इंडिया ने अपने पासपोर्ट रैंकिंग को इंक्रीज किया है। जो करंटली इस बार जो रैंकिंग आई है वो 83 है, हमारी करंट जो हमारी रैंकिंग है वो 83 है। याद रखिएगा लंदन बेस्ड ये ग्लोबल सिटीजनशिप फर्म है हेल्ले एंड पार्टनर्स करके, ये निकालता है। एंड इसमें जो डेटा आता है वो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के थ्रू आता है। कहां से डेटा आता है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के थ्रू डेटा आता है इसका। और जैसे हमारे पार्टनर्स की अगर मैं रैंक बताऊं, जैसे कुछ और कंट्रीज हैं जिनकी रैंक जरूरी है। अफगानिस्तान इस बार तालिबान के कारण न्यूज में रहा है, उसकी रैंकिंग 111 थी, अफगानिस्तान की रैंकिंग 111 थी। इंडिया की 83 रैंक थी, 83 रैंक थी। इराक की 110 रैंक थी, ये भी याद रख सकते हैं, इराक की 110 रैंकिंग थी। एंड ये बेसिकली अभी जो अफगानिस्तान इराक है ना, ये वर्स्ट पासपोर्ट टू होल्ड कैटेगरी में आते हैं। मतलब इसकी अलग अलग कैटेगरीज भी हैं कि बेस्ट पासपोर्ट टू होल्ड, वर्स्ट पासपोर्ट टू होल्ड। तो ये जो आपका इराक और अफगानिस्तान है, दे आर द वर्स्ट पासपोर्ट टू होल्ड, ठीक है ना, इसको भी आप याद रखिएगा। एंड सिंगापुर इज टाइड इन द फर्स्ट प्लेस, याद रखिएगा सिंगापुर जो बेसिकली है इट इज टाइड इन द फर्स्ट प्लेस, सिंगापुर टाइड है फर्स्ट प्लेस पे। एंड साउथ कोरिया टाइज विद जर्मनी इन द सेकंड प्लेस, तो साउथ कोरिया और जर्मनी सेकंड प्लेस में है, ये भी याद रख सकते हैं आप लोग। तो सिंगापुर इज टाई विद जापान इन द फर्स्ट प्लेस, एंड जो आपका साउथ कोरिया है वो जर्मनी के साथ टाइड है इन द सेकंड प्लेस, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अच्छा, इंडिया की रैंकिंग इस बार तो 83rd है। क्या आपको पता है लास्ट टाइम इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? इंडिया की रैंकिंग लास्ट टाइम थी 60, तो ये आप याद रखिएगा, इंडिया की रैंकिंग जो लास्ट टाइम थी वो क्या थी, 60 थी, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के फर्स्ट रैंक किसकी है, जापान और सिंगापुर की। सेकंड रैंक किसकी है, जर्मनी एंड साउथ कोरिया की, ठीक है ना। और जो थर्ड आपका मैंने बताया कि इंडिया की जो रैंकिंग है वो याद रखेगा वो 83rd है। और पहले इंडिया की कितनी रैंकिंग थी, इंडिया की रैंकिंग थी पहले 90th, यानी 90 रैंकिंग पे था इंडिया। वर्ल्ड का जो वर्स्ट पासपोर्ट है वो अफगानिस्तान का है, वर्स्ट पासपोर्ट टू होल्ड अफगानिस्तान। एंड इराक 110 नंबर पे आता है, ठीक है ना, 111 नंबर पे अफगानिस्तान, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई। आगे देख लेते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन एक्सेलरेट्स टू 5.59%। रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 5.59%। रिटेल एक्चुअली हम लोग रिटेल ही हैं, हम लोग रिटेल वाले लोग हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स कहलाते हैं हम लोग। तो हमारा जो नॉर्मल घर वर का खाना, फूड प्राइस, ये सब चीजें जो यही आता है रिटेल वाले पार्ट में, जो साबुन तेल ये सब ले आते हैं ना, ये रिटेल का है। रिटेल आउटलेट बोलते हैं ना, रिटेल आउटलेट है, किराना शॉप। तो एक्चुअली किराना वाली जो है वो सारी यही महंगाई होती है। तो ये 5.59% पे बढ़ गई। सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है हमारे इंडिया की वो कितनी है,
वो है 4 ± 2%। इन्फ्लेशन टारगेटिंग कितनी है? 4 ± 2%, यानी कि 4%, 2% से लेकर के 2% से लेकर के 6% के बीच में होना चाहिए हमारा जो इन्फ्लेशन का टारगेट रहता है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग सेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज 2% टू 6%। ठीक है ना? इसके ऊपर या इसके नीचे खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाती है। और अभी रिटेल इन्फ्लेशन जो है एक्चुअली किस में आ गया? एक्सेलरेट टू 5.5, मतलब कि बस अब लिमिट अब खोने वाला है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो आगे हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं आपकी बात कर लेता हूँ, सीपीआई की बात कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि रिटेल इन्फ्लेशन जो है हमारे इंडिया में वो सीपीआई के उसमें यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंतर्गत निकाला जाता है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर इसको निकालता कौन है? कौन इसका डेटा देता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इसका डेटा देता है। तो लेट मी टेल यू सम फैक्ट्स रिगार्डिंग दैट एज वेल। मैं इसके रिगार्डिंग आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि डिफरेंस क्या है बिटवीन द सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बीच का सबसे बड़ा जो डिफरेंस है ये है कि डब्ल्यूपीआई जो है वो मेजर करता है एवरेज चेंज इन प्राइजेज ऑफ गुड्स एट द होलसेल लेवल। ठीक है ना? एवरेज चेंज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एट द होलसेल लेवल, जबकि सीपीआई कैलकुलेट करता है एवरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द रिटेल लेवल। तो यही डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस है। एवरेज चेंज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स जो होलसेल लेवल पे हो रही है, और एवरेज चेंज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द रिटेल लेवल जो हो रही है, वो डिफरेंशिएट करता है दोनों। मतलब होलसेल लेवल पे अगर हो रहा है, मतलब जब बल्क में जब होलसेल डीलर खरीदता है तो उसके लिए जो प्राइसेस होती है वो होलसेल प्राइस कहला गई, और उसमें जो बढ़ी अगर प्राइस तो वो होलसेल इन्फ्लेशन कहला गया। और अगर रिटेल लेवल पे प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, रिटेल लेवल पे प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अब एक डिफरेंस यहां पे दूसरा ये आएगा कि एक तो हमने देखा कि डब्ल्यूपीआई में होलसेल देख रहे हैं, सीपीआई में रिटेल देखते हैं। डब्ल्यूपीआई में केवल गुड्स देख रहे थे और सीपीआई में हम गुड्स एंड सर्विसेज दोनों देख रहे हैं। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया ना, कि सीपीआई में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों देखा जाता है, जबकि डब्ल्यूपीआई में केवल गुड्स देखा जाता है। ठीक है ना? बेस ईयर जो डब्ल्यूपीआई का है वो 2011-12 है, और बेस ईयर जो सीपीआई का है वो 2012 है। ये भी तीसरा डिफरेंस है। और चौथा डिफरेंस है कि डब्ल्यूपीआई का जो डेटा है वो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर आता है, वो निकालता है। डब्ल्यूपीआई का डेटा कौन निकालता है? ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। वहीं सीपीआई का डेटा कौन निकालता है? एनएसओ, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ठीक है ना? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो बेसिक मैंने आपको बताया ना कि कौन किसको निकालता है ये, और किसमें केवल सर्विसेज हैं, गुड्स हैं, और किसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों हैं। तो ये दोनों चीजें जो मैंने आपको बताई वो याद रखना है। ठीक है ना? दैट इज द थिंग विच, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है ना? अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे कि कुछ डिफरेंस आपको ये भी याद रखने हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं किस चीज के। ठीक है ना? किसके कौन से कंपोनेंट है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि डब्ल्यूपीआई का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है ना? सीपीआई में आपको याद रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके कंपोनेंट्स में कौन कौन सी चीज आती है। जैसे इसमें क्लोथिंग, बेडिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सब आता है। इसमें क्लोथिंग आता है, बेडिंग आता है, ट्रांसपोर्ट आता है, फूड आता है। ठीक है ना? फूड आता है इसमें, और ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। कहीं ना कहीं फ्यूल आता है। ठीक है? तो इसमें सब इंक्लूडेड होता है। तो क्लोथिंग, बेडिंग, इसका बहुत बड़ा परसेंटेज है। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में जो क्लोथिंग वोदिंग है, इसका बहुत ज़्यादा परसेंटेज रहता है ना? तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। जैसे मैंने कहा था, क्लोथिंग बताया, बेडिंग बताया, इंटरनल कंपोनेंट्स बता रहा हूँ मैं। फूड आइटम्स में आपका, जैसे फूड आइटम्स में ईटेबल्स हैं, जैसे कि सीरियल्स और ये सब हो गए। वहीं बेवरेजेस भी हैं, तो मैं ये भी सब याद रखें कि इसके बेवरेजेस ये सब भी इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। ऑब्वियसली बात है, ये पूरा एक बास्केट बना हुआ है ना, तो बास्केट तो है ही ये। तो दैट दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड अंडर दिस। और वहीं पे इसके साथ फिर ट्रांसपोर्ट का भी इंक्लूड रहता है, दैट ट्रांसपोर्ट पार्ट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इनटू इट। और आपका जिसमें दैट थिंग इज ऑल्सो इंक्लूडेड। ठीक है? तो ये भी आप याद रख सकते हैं सारी चीज़। मैं एक बार और डिटेल में बता देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए। चलो, आप में से कई लोग फिर बाद में कंफ्यूज होंगे, नहीं तो इसको लिख लीजिए। इसे सीपीआई के अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूँ, सीपीआई के कंपोनेंट्स की बात करूँ, तो देख लीजिए इसमें सबसे पहले फूड फूड एंड बेवरेज लिख लीजिए। फूड, बेवरेज एंड टोबैको इसमें लिख लीजिए। ठीक है? व्हाट आई वाज राइटिंग, वेयर आई वाज राइटिंग, तो इसमें लिख लीजिएगा। चलो यहीं लिख देते हैं। सीपीआई में कंपोनेंट्स अपन लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए फूड, बेवरेज एंड टोबैको। ठीक है? पहला हो गया। एंड इसमें फूड में आपको सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल, मिल्क, ये सब आ गया। और शुगर, फ्रूट्स, बेवरेज, टोबैको, ये सब आ गया। ठीक है?
फिर दूसरा जो कंपोनेंट मेन है वो है फ्यूल एंड लाइट, फ्यूल एंड लाइट, ठीक है, कौन सा है, फ्यूल एंड लाइट। तीसरा जो कंपोनेंट है वो कौन सा है, हाउसिंग, तीसरा जो कंपोनेंट है कौन सा है, हाउसिंग, तीसरा। चौथा जो कंपोनेंट है वो क्लोथिंग, क्लोथिंग, बेडिंग, फुटवेयर, ठीक है ना, क्लोथिंग, बेडिंग एंड फुटवेयर। और पांचवा जो कंपोनेंट है उसमें आता है मिसलेनियस, मिसलेनियस में क्या क्या आता है आपका, इसमें आपका एजुकेशन आता है, एजुकेशन, इसमें आपका ट्रांसपोर्ट आता है, इसके अंदर आपका मेडिकल केयर आता है, मेडिकल केयर, इसके अंदर आपका कम्युनिकेशन आता है। तो ये 5 कैटेगरीज हैं और इन 5 कैटेगरीज की सब कैटेगरीज भी मैंने आपको बता दी हैं। तो आई होप यू विल रिमेंबर दीज कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज जो भी मैंने बताई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है, अगर आपने नहीं लिख पाए हैं, लिख लिए होंगे वैसे सब, मैंने बहुत ही गैप देकर बताया है। दूसरे अगर नहीं लिख पाते हैं तो थोड़ा सा 2 मिनट आप थोड़ा इसको बैक कर लीजिएगा और उसके बाद देख लीजिएगा प्लीज, है ना। तो डू फॉलो दिस थिंग, इसको आप याद रखिएगा। ये आई होप आपको समझ में आ गई होगी पूरी न्यूज आइटम। आगे मूव करते हैं और एडिटोरियल पार्ट में आएंगे, ठीक है ना। एंड यहाँ पे उसके पहले हम एक और चीज देख लेते हैं। यहाँ पे लेट मी टेल यू द लास्ट थिंग। यहाँ पे yes, this is the news item. 21,000 किलोमीटर वॉक फॉर ब्लड डोनेशन अवेयरनेस। यहाँ पे एक व्यक्ति है, यहाँ पे किरण वर्मा, किरण वर्मा who runs simply blood, a virtual blood donation platform, is on a mission to create awareness about the importance of donating blood। तो यहाँ पे आपको याद रखना किरण वर्मा का नाम, किरण वर्मा is a person who runs simply blood is a virtual blood donation platform and he is walking throughout the roads of India just to tell and aware people about blood donation। And he started this 21,000 kilometer walk across the nation from Thiruvananthapuram on December 28 to create awareness of the blood donation, ठीक है ना। And nobody should die waiting for blood, this is what he wants to make people aware of, and that is the reason why he started this run। And ठीक है ना। सो 21,000 किलोमीटर का ये टारगेट है एंड दिस इज द ब्लड डोनेशन कैंपेन, एक तरीके से अवेयरनेस के लिए। और सिंपली ब्लड नाम का एक ऑनलाइन ब्लड डोनेशन प्लेटफॉर्म भी ये रन करते हैं, वर्चुअल ब्लड डोनेशन प्लेटफॉर्म। तो ये भी आपको याद रखना है। नाउ वी कैन मूव अहेड टू द एडिटोरियल पार्ट। वेरी गुड एडिटोरियल्स, 2 एडिटोरियल हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। पहला मैं ऊपर का इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि दैट इज ऑन हेट स्पीच। कल मैंने आपको हेट स्पीच में डिटेल एडिटोरियल बताया था, और अगर आप में से किसी ने वो एडिटोरियल नहीं देखा है, सपोज फॉर एग्जांपल आपने नहीं देखा है ना, क्योंकि अब रोज रोज एक ही चीज हम रिपीट नहीं करना करें, इससे अच्छा है अपन क्या करें कि अपन वो एनर्जी बचा लें। तो मैं भी नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में मैंने बहुत ही डिटेल्ड उसकी नोट्स भी लिख दी है अपनी वेबसाइट पे ही temsis.com में। मैंने बहुत अच्छे से कल के एडिटोरियल मोड एक्सप्लेन किया है। temsis.com में आप जाइए, temsias.com। कल 12 तारीख का न्यूज एनालिसिस का नोट्स डाला होगा वहां पे, वहां जाकर के आप उसको देख लीजिएगा, हेट स्पीच वाला जो मैंने आर्टिकल बताया था। आज का जो पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है एक्ट नाउ रिकास्ट द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। वेरी गुड आर्टिकल, वेरी गुड आर्टिकल। अब ये आर्टिकल जो है वो बात करता है कि क्यों इलेक्शन कमिश्नर के जो सिलेक्शन की प्रोसेस है वो चेंज होना जरूरी है एंड किस तरीके से उसको चेंज किया जा सकता है। बहुत ही प्यारा आर्टिकल लिखा है। कई वो आर्टिकल होते हैं ना, कई आर्टिकल जो बहुत जरूरी होते हैं, बहुत आंसू ला देने वाले आर्टिकल होते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जिनको पढ़ के मजा आ जाता है, तो वैसा आर्टिकल था आज का। ये वाला आर्टिकल भी वैसा था और जो नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो भी ऐसा ही है। उसमें तो कुछ और ज्यादा ही आंसू आए, है ना। तो इलेक्शन कमिश्नर के सबसे पहले अगर आप प्रोसेस देखें इलेक्शन की इंडिया के वो आर्टिकल 324 का सेक्शन 2 में मेंशन है, ठीक है ना। सेक्शन 324(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि it contains a subject to clause which provides that both the number and tenure of the election commissioner shall be subject to provisions of any law made in that behalf by the parliament टू बी मेड बाय द प्रेसिडेंट। मतलब होना क्या है, इसने पार्लियामेंट को जिम्मेदारी दे दी है और फाइनली पार्लियामेंट के थ्रू वो जिम्मेदारी किसके पास जाती है, फाइनली मेड बाय द
प्रेसिडेंट, ठीक है ना। तो ये डिसाइड करता है कि क्या नंबर होगा और क्या इसमें बेसिकली कहना चाहिए आपका कि क्या नंबर होगा, क्या टेन्योर होगा। ये सारी चीजें किस पे डिपेंडेंट है, ये सारी चीजें पार्लियामेंट मतलब कहीं ना कहीं अभी भी जो इलेक्शन कमिश्नर का मतलब इलेक्शन प्रोसेस है वो अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं है, वो पूरा का पूरा एक तरीके से एग्जीक्यूटिव डिपेंडेंट है। प्रेसिडेंट बोल दिया आपने तो एग्जीक्यूटिव डिपेंडेंट हो गया ना। तो ये चीज कुल मिलाकर के ऑथर कहना चाहता है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इलेक्शन का प्रोसेस है या फिर जो इलेक्शन कमिश्नर्स का इलेक्शन प्रोसेस है वो बेसिकली दैट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग, दैट इज नॉट वेरी इंडिपेंडेंट। वो कैसा है, वो काफी डिपेंडेंट है किस पे, एग्जीक्यूटिव पे डिपेंडेंट है। तो ऑथर का ये कहना है कि ये चेंज होना चाहिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक ऐसी बॉडी है जो ये चीज मतलब उसको वो नहीं होती। क्योंकि एक ऑथर का जो सबसे पहला रीजन था, जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन क्या काम करता है। इलेक्शन कमीशन इंडिया में बेसिकली डेमोक्रेसी को मेंटेन करने वाली बॉडी है। वो सबको बराबरी की नजर से देखे, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द इलेक्शन कमीशन एज वेल, ना केवल लॉ के बराबर, स्पेशली इलेक्शन कमिश्नर के सामने इलेक्शन कमीशन, क्योंकि उसको हर पार्टी को बराबरी से देखना है। ये पार्टीज क्या है, ये पार्टीज रिप्रेजेंटेटिव है, ये पार्टीज कल को इंडिया को लीड करेंगी, इंडिया को रूल करेंगी। तो ऐसे में इलेक्शन कमिश्नर का जो इलेक्शन कमीशन का जो फ्री होना, फेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दैट इज द थिंग विच ऑथर सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज व्हाट हैज बीन सेड। दूसरी चीज याद रखना आपको, जो इलेक्शन कमीशन है कई बार बायस देखने को मिली है। जैसे रिसेंटली ऑथर ने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि इलेक्शन कमिश्नर और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे जो इलेक्शन कमिश्नर थे, दे वर अटेंडिंग एन इनफॉर्मल मीटिंग विद द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, इनके साथ इनफॉर्मल मीटिंग किसकी हो रही थी, इलेक्शन कमिश्नर की और दूसरा आपके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनकी, ठीक है ना। तो अब बेसिकली आपको ये जानना जरूरी है कि क्या ये मीटिंग जरूरी थी और क्यों ये मीटिंग ली गई। दिस इज नॉट अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आप एक ऐसी बॉडी हो जिसको फ्री एंड फेयर होना है और आप इस तरीके से अगर इनफॉर्मली मीटिंग्स अटेंड करोगे, इनफॉर्मली मिलोगे, तो बेसिकली दैट विल गिव अ पुअर मैसेज, दैट विल गिव अ रॉन्ग मैसेज, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट इज ऑथर सेइंग अबाउट कि भाई ये आप कर ही क्यों रहे हो, आपको इस तरीके से मिलने की क्या जरूरत है, आप ऐसी बॉडी तो हो नहीं जो इस तरीके से मिले, ठीक है ना। तो अब ये चीज यहां पे ऑथर ने बोली है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको रूल बता देता हूं, जो एक्चुअली रूल लिखा हुआ है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन बनाया गया है, जो भी पार्लियामेंट ने पास किया है। तो इलेक्शन जो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर में, वो ऐसा होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है एंड सच मेंबर्स, लिखा क्या है, एंड सच मेंबर्स एज इफ एनी एज द प्रेसिडेंट में फिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। कौन फिक्स करता है नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, प्रेसिडेंट फिक्सेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो एक्चुअली इसके लिए पार्लियामेंट लॉ बनाती है, फिर प्रेसिडेंट उसको फिक्स कर देता है, ठीक है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो द अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर शैल बी मेड बाय द प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट इनका कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। ऑब्वियसली बात है इसकी कि प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है, ठीक है। एंड तीसरा है, व्हेन एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर्स टू बी अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। जब दूसरे इलेक्शन कमिश्नर सिलेक्ट होने वाले रहेंगे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो रहता है वो चेयरमैन की तरह काम करता है। प्रेसिडेंट में ऑल्सो अपॉइंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन सच रीजनल कमिश्नर्स एज ही में कंसीडर नेसेसरी। तो यहाँ पे भी देखो प्रेसिडेंट कंसीडर कर रहा है नेसेसरी, और प्रेसिडेंट किसके अंतर्गत काम करता है, प्रेसिडेंट ऑब्वियस सी बात है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंतर्गत काम करता है। प्रेसिडेंट किसके एड एडवाइस में काम करता है, प्राइम मिनिस्टर और सीओएम के काउंसिल ऑफ के एडवाइस में काम करता है। तो कुल मिलाकर के जो भी प्रेसिडेंट कर रहा है ना, प्रेसिडेंट का तो सिर्फ नाम हो रहा है कि अपॉइंट कर रहा है, भाई वो बता रहा है, वो सजेस्ट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में कर कौन रहा है, पीछे के पीछे वो चीज कर कौन रहा है, वो प्रेसिडेंट कर रहा है ना। जैसे कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर कौन डिसाइड करता है इसका, इलेक्शन कमिश्नर्स का एंड ऑल का, ये डिसाइड करता है आपका कौन, ये डिसाइड करता है आपका प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये भी प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। तो कुल मिलाकर के एक ऐसी बॉडी है जो कि क्वासी जुडिशियल नेचर की है। ऑथर का ये कहना है कि भाई इलेक्शन कमिश्नर एक जो बॉडी है इलेक्शन कमीशन, वो एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, क्योंकि वो कई बार जो क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन इनके केसेस भी देखेगी। तो ये क्वासी जुडिशियल बॉडी हो गई ना। एक क्वासी जुडिशियल बॉडी को आप पूरी तरीके से किस पे डिपेंडेंट कर रहे हो, एग्जीक्यूटिव पे डिपेंडेंट कर रहे हो। हर चीज प्रेसिडेंट करेगा,
प्रेसिडेंट जब करेगा इसका मतलब क्या है, कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगा, सीओएम करेगा और आपका प्राइम मिनिस्टर कर रहा है। तो कुल मिलाकर के ऑथर ये कह रहे हैं कि जो बेसिकली एक ऐसी क्वासी जुडिशियल बॉडी को आप पूरी तरीके से एग्जीक्यूटिव डिपेंडेंट नहीं बना सकते, ठीक है ना। दूसरी चीज आपको ये भी पता होनी चाहिए कि जो इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो चलो फिर भी ठीक है, उसके बाद जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उन केसेस में तो और ज्यादा बेसिकली कहना चाहिए डिपेंडेंस बढ़ जाता है। तो ऑथर का ये कहना है कि आप इस तरीके से चीजें ना करें कि ये पूरी के पूरे डिपेंडेंट जाए एग्जीक्यूटिव में, और उसका नुकसान क्या होगा, उसका नुकसान ये होगा कि ये जो बॉडी है वो फ्रीली काम नहीं कर पाएगी, और जैसा अभी हमने देखा कि इनफॉर्मल मीटिंग एंड ऑल ये सब चीजें हो रही है, फिर वही सारी चीजें हमको देखने को मिलेंगी। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, जो कि आपको जानना जरूरी था, ठीक है। तो ऑथर ने कहा है ये क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, करना क्या चाहिए, तो वो मैं आपको बताता हूं। जैसे वे फॉरवर्ड ये है कि कुछ कमिटीज हैं, जैसे तारकुंडे कमेटी, आप लिख लीजिए इसको, जस्टिस तारकुंडे कमेटी, उसने रिकमेंड किया था, 1975 में कमेटी बनी थी, ये एमपीपीएससी में क्वेश्चन भी आ चुका है तारकुंडे कमेटी का। तो जस्टिस तारकुंडे कमेटी 1975 में बनी थी, जिसने ये रिकमेंडेशन किया कि इलेक्शन कमिश्नर शुड बी अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ अ कमिटी विच शुड कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा अपोजिशन लीडर एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि भैया आप तो इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्ट करवाओ कैसे, बाय अ कमेटी जिसमें प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, जिसमें लोकसभा अपोजिशन लीडर रहेंगे और जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, ठीक है ना। तो ये कमेटी रहेगी। फिर इसके बाद एक और कमेटी थी, ये सब लिखते जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तारकुंडे कमेटी इंपॉर्टेंट हो गई। दूसरी दिनेश गोस्वामी कमेटी, 1990 में दिनेश गोस्वामी कमेटी, जिसने रिकमेंड किया कि इसी तरीके से यही सेम चीज ऊपर वाली चीज कि इस तरह से कमेटी बनाओ जिसमें ये लोग रहे, दिनेश गोस्वामी कमेटी। फिर 2015 में लॉ कमीशन ने भी यही बोला कि भैया आप एक कमेटी बनाओ जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन को लो, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को लो, ये सारी चीजें। तो जस्टिस तारकुंडे हो गए, दिनेश गोस्वामी जी हो गए, और आपका जो लॉ कमीशन है उसने भी यही रिकमेंड किया, ठीक है ना। फिर फोर्थ रिपोर्ट जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की, सेकंड एआरसी की जो फोर्थ रिपोर्ट है, उसका भी ये कहना है कि एडिशनली इट रिकमेंडेड that the law minister and the deputy chairman of the Rajya Sabha should be included in the collegium। तो सेकंड एआरसी ने दो चीजें और इसमें बढ़ा दी, लॉ मिनिस्टर को एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, लॉ मिनिस्टर को एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, इनको भी बढ़ा दिया इसमें, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो मैंने वही आपको बताया था कि प्रेसिडेंट डज एग्जिस्ट इन, यहाँ पे जो है रोजर मैथ्यूज वर्सेस साउथ इंडिया बैंक लिमिटेड वाला जो केस था, जिसमें इट वाज आर्ग्यूड दैट एग्जीक्यूटिव बीइंग द सोल अपॉइंटर इन द केस ऑफ क्वासी जुडिशियल बॉडी। जो मैंने बताया था कि आपको एक डिस्प्यूटेड मैटर है, वो एक्चुअली ये है कि हाउ कैन बी एन एग्जीक्यूटिव विद द सोल अपॉइंटर इन केस ऑफ अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच वाज इंपॉर्टेंट। तो ऑथर ने कहा कि जब भाई आपके इंडिया में ऐसा तो नहीं कि पहली बॉडी होगी इलेक्शन कमीशन जो कि इस तरीके से फ्रीली अपॉइंट हो रही है, जब आपके यहाँ लोकपाल ऐसे अपॉइंट होता है, आपके यहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आपके यहाँ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये सब हो गए। जब ये सबको आप सही तरीके से सेलेक्ट कर रहे हो, अपॉइंट कर पा रहे हो, तो फिर इलेक्शन कमिश्नर को आप क्यों फ्रीली अपॉइंट नहीं कर पा रहे हो, जबकि वो तो और ज्यादा बड़ी अथॉरिटी एक तरीके से। तो कुल मिलाकर के पार्लियामेंट के पास जब पावर है अच्छा लॉ बनाने की, तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि अच्छा लॉ बनाए, एक अच्छी कमेटी बनाए जिसमें कोलिजियम बेस्ड सिस्टम रखे, कोलिजियम में अच्छे अच्छे डाइवर्स लोगों को रखें, सिर्फ एक पार्टी के लोग ना रहें। तो दैट इज व्हाट हैज बीन सजेस्टेड इन दिस आर्टिकल। अगला जो आर्टिकल है वो है रीपिंग इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो सबसे पहले ऑथर ने जो बात की है कि इंडिया जो है वो अपने फाइनल विंडो में आ चुका है, फाइनल अपॉर्चुनिटी है उसके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड की, क्योंकि अब हमारा जो इंडिया का ग्रोथ रेट है, फर्टिलिटी रेट है, वो डिक्रीज होने लगा है। फर्टिलिटी कहाँ जा रही है, वो डिक्लाइन कर रही है। जैसे जैसे फर्टिलिटी डिक्लाइन करेगी तो शेयर ऑफ जो यंग पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होने लगेगी, है ना, शेयर ऑफ यंग पॉपुलेशन विल डिक्रीज। देखो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, जो आपका ये होता है मतलब पॉपुलेशन का चार्ट होता है कुछ इस तरीके से होता है, यंग पॉपुलेशन सबसे नीचे रहती है, फिर मिड एज या वर्किंग पॉपुलेशन बीच में रहती है, फिर आपका ओल्ड एज पॉपुलेशन ऊपर रहती है, ठीक है ना। तो कुछ पिरामिड टाइप का बनता है। तो देखो जिस कंट्री में यंग ज़्यादा रहेंगे तो ऑब्वियसली बात है बेस बड़ा हो जाएगा, जिस कंट्री में यंग ज़्यादा रहेंगे बेस बड़ा होगा, फिर बीच वाला थोड़ा कम होगा और ऊपर वाला और कम होगा। तो कुछ इस तरीके का एक पिरामिड बनेगा, दिस विल बी अ पिरामिड, हाउ विल बी अ पिरामिड लुक लाइक, ठीक है ना। अब जिस कंट्री में मान लो यंग बहुत कम हो जाएंगे, उसका बेस छोटा रहेगा, वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी, है ना,
और हो सकता है ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा रहे या कम रहे, इतना बीच में रहे, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो अब जो हमारा केस है वो अब सेकंड इधर की तरफ जा रहा है, मतलब कि हमारे यहाँ अब जो है कहना चाहिए कि जो यंग एज पॉपुलेशन है वो डिक्रीज की तरफ जाएंगे। क्यों जाएंगे डिक्रीज की तरफ? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन कर रहा है। फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन कर रहा है यानी कि नए जो पैदा होने वाले बच्चों की संख्या कम हो जाएगी। जब नए पैदा होने वाले बच्चों की संख्या कम हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है जो यंग बच्चे हैं वो कम रहेंगे। तो इसमें फिर वर्किंग पॉपुलेशन जो है अपने मैक्सिमम या अपने पीक पे आएगी, क्योंकि दैट इज द थिंग हाउ इट वर्क्स, दैट इज हाउ द पॉपुलेशन वर्क्स, ठीक है ना। क्योंकि जो पहले यंग बच्चे थे, अभी तक तो फर्टिलिटी रेट ज्यादा था, तो अभी तक जो यंग बच्चे थे वो तो पैदा हो चुके हैं, अब वो बड़े होने लगेंगे, वो वर्किंग पॉपुलेशन में आएंगे। वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है? वर्किंग पॉपुलेशन है 15 से 59 के बीच की, 15 टू 59 के बीच की पॉपुलेशन वर्किंग एज पॉपुलेशन है। तो 15 टू 59 वाली जो पॉपुलेशन है उसका नंबर हो जाएगा इंक्रीज, एंड दिस इज व्हाट द ऑथर सेज कि इसीलिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे लिए क्यों है, क्योंकि चूंकि अब नए बच्चे कम पैदा होंगे तो जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो हम अब लिमिटेड बच्चों पे, जो हमारे पास अभी जो अवेलेबल हमारे बच्चे हैं उनके ऊपर लिमिटेड बच्चों पे वो रिसोर्सेज लगा सकते हैं। वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी कि हम उन रिसोर्सेज का यूज फ्रूटफुली करें, ताकि अब जो बच्चे वर्किंग पॉपुलेशन में घुसे, यानी कि अब जो बच्चे ये 15 टू 59 वाली एज में घुसे, वो एक अच्छा लाइवलीहुड लेकर के आए, और वो एक अच्छे तरीके से कहना चाहिए कि न केवल लाइवलीहुड लेकर के आए बल्कि वो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ और बाकी जो सारी ग्रोथ है वो इंडिया के लिए लेकर के आए। लेकिन ऑथर ने कहा ये ऐसे नहीं होगा, ये सिर्फ ऐसे नहीं होगा कि आपने बोल दिया कि भैया चलो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का हम बेनिफिट ले पाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देखने पड़ेंगी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि करनी पड़ेंगी। यहाँ पे थोड़ा सा एज का बताया है कि जैसे अभी एज जो मीडियन एज है यानी कि मिडिल एज है जो इंडिया की, वो थोड़ा बढ़ने लगी है। 2011 में 24 साल थी मीडियन एज, ठीक है ना, और अभी 29 साल है मीडियन एज, और 2036 तक ये मीडियन एज 36 ईयर्स हो जाएगी। 2036 तक ये मीडियन एज कितनी हो जाएगी? 36 साल हो जाएगी। दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। 2036 तक ये 36 साल हो जाएगी, ठीक है ना। और जो डिपेंडेंसी रेशियो है दैट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज फ्रॉम 65% टू 54%, क्योंकि 15 से 59 की पॉपुलेशन जो है, वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो बढ़ेगी। तो इंडिया जो है कहना चाहिए अपने मिडिल में आ चुका है, इन द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन अपने मिड में आ चुका है, ठीक है ना। ऑथर ने बताया कि क्या क्या चीजें करने की जरूरत है, व्हाट एल्स नीड टू बी डन। अब देखो क्या करने की जरूरत है, तो ऑथर ने कहा सबसे पहले हमको सीखने की जरूरत है सिंगापुर से, ताइवान से, साउथ कोरिया से, जो कि अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाने के लिए वो किस तरीके से लगे हुए हैं, किस तरीके से स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, किस तरीके से एजुकेशनल डेवलपमेंट कर रहे हैं, किस तरीके से हेल्थ डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ये तो 3 आप याद रखिएगा, मैं आपको आगे ये बताऊंगा भी, लेकिन एक बार याद रखिएगा। सबसे पहला जो ऑथर ने सजेशन दिया वो ये दिया कि भैया आप अपने नेशनल ट्रांसफर अकाउंट्स असेसमेंट जो है उनको अपडेट करो। नेशनल ट्रांसफर अकाउंट्स असेसमेंट क्या बेसिकली क्या है, ये कंजम्पशन पैटर्न देखते हैं, ये अपने सर्वे में कंजम्पशन पैटर्न पता करते हैं कि किस पर कैपिटा कंजम्पशन कितना है। तो बेसिकली इंडिया में जो पर कैपिटा कंजम्पशन है चिल्ड्रंस में वो कम है एज कंपेयर टू चाइना एंड ऑल। तो यहाँ पर ऑथर ने वही कहा कि भैया अगर आप पर कैपिटा कंजम्पशन नहीं देखोगे तो आप समझोगे कैसे कि कितना कंज्यूम कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड अगर कंपेयर करें तो वो उसके रेफरेंस में कितना कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो फूड हो, चाहे वो हेल्थ पर्पस के लिए हो, चाहे वो एजुकेशन पर्पस के लिए हो। तो ये कंजम्पशन पैटर्न्स जानने के लिए आपको नेशनल ट्रांसफर अकाउंट्स असेसमेंट जो है अपने अपडेट करने पड़ेंगे। तो नेशनल ट्रांसफर अकाउंट्स असेसमेंट आपको अपडेट करने की जरूरत है। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। दूसरा ऑथर ने ये कहा है इन्वेस्ट मोर ऑन चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट। आपको एडोलसेंट और चिल्ड्रंस में ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। द पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट, जो पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट है ऑन चाइल्ड एंड एडोलसेंट दैट नीड्स टू बी इंक्रीज, ठीक है ना। चाइल्ड एंड एडोलसेंट पे जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है ऑथर का, वो पॉइंट कहता है, थर्ड पॉइंट इज दैट हेल्थ इन्वेस्टमेंट। जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया, आज फिर बता दूंगा, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो 3 चीजों से होता है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट 3 चीजों से होता है, उसमें आती हैं 3 चीजें, एक होती है हेल्थ, एक होता है एजुकेशन और एक होता है स्किल डेवलपमेंट। यही तीनों पॉइंट आपको यहाँ पे भी लिखे मिलेंगे कि पीछे के पॉइंट तो याद ही रखना, साथ ही हेल्थ, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के बिना कोई भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो वो जैसा अभी मैंने ऊपर आपको हेल्थ बता दिया, फिर देखो अगला पॉइंट क्या है,
वही रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज को भी इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब माँ सही रहेगी तभी बच्चा सही रहेगा ना, तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर दी, ठीक है। फिर इसके बाद जो ऑथर ने बात की वो फीमेल पार्टिसिपेशन रेट को भी इंक्रीज करने की बात की है। ऑब्वियस बात है डेमोग्राफिक डिविडेंड का फुल बेनिफिट तो तब मिलेगा ना जब विमेन भी उतनी ही पार्टिसिपेटेड रहेंगी। तो विमेन का जो फीमेल पार्टिसिपेशन रेट है, फीमेल पार्टिसिपेशन रेशियो है, वो भी इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया में वो भी बहुत पुअर है। वहीं पे अगर हम साउथ कोरिया और इन सबको देखें तो वहाँ 50-50% है, हमारे यहाँ 20% नहीं पहुँच पा रहा है। यहाँ पे साउथ कोरिया में 50% है फीमेल पार्टिसिपेशन रेट, मतलब बिल्कुल आधा। तो दैट इज हाउ इट शुड बी, लेकिन इंडिया में ये बहुत पुअर है ना, हमारे यहाँ तो अभी लगभग 20% ही है। तो दैट इज द थिंग ऑथर सेज कि इसको भी इंप्रूव करने की जरूरत है। देन हमको जो इंटर स्टेट डाइवर्सिटी है, इंटर स्टेट जो डिस्पैरिटी है, एक तरीके से डाइवर्सिटी तो ऑथर ने लिख दिया लेकिन इसको डिस्पैरिटी मैं बोलूंगा, इस डिस्पैरिटी को भी खत्म करने की जरूरत है। और कई स्टेट्स में भी यंग पॉपुलेशन की भी डिस्पैरिटी, मतलब कि यंग पॉपुलेशन कहीं स्टेट में ज्यादा है, किसी स्टेट में कम है। तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि किस स्टेट में कैसी पॉलिसी बनानी है, तो हमको इसके भी एजेंडा पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। दैट विल बी एज पर द पॉपुलेशन ऑफ दैट पार्ट, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो है बेसिकली अ न्यू फेडरल अप्रोच टू गवर्नेंस रिफॉर्म्स फॉर डेमोग्राफिक डिविडेंड विल नीड टू बी पुट इन प्लेस। पॉलिसी के लिए बेसिकली एक नई फेडरल अप्रोच लेकर के आना पड़ेगा आपको। फेडरल अप्रोच मतलब कि आपको देखना पड़ेगा कि जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनमें क्या क्राइटेरिया पॉपुलेशन का बन रहा है, कितने वहाँ पे फीमेल वर्कफोर्स में है, कितना अर्बनाइजेशन किस स्टेट में है, उसके अकॉर्डिंग आपको पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, उसके अकॉर्डिंग उनको बेनिफिट आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। जहाँ पे कम है वहाँ पे ज्यादा देने की जरूरत है, ऑब्वियस बात है, जहाँ पे कम है वहाँ पे ज्यादा देने की जरूरत है। दैट इज द थिंग विच ऑथर सेज इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। सोमनाथ अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो। तो यहाँ पे एमिनेंट रॉकेट साइंटिस्ट एस सोमनाथ हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब ये नई न्यूज है, इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल है, लेकिन याद रखिएगा एस सोमनाथ जी को अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो। इसरो के नए चेयरमैन के रूप में कौन इलेक्ट हुआ है? एस सोमनाथ जी। तो एस सोमनाथ जी हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द इसरो एंड दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे इसरो के रिगार्डिंग इन स्पेस का नाम आया था, तो मैं बता दूं इन स्पेस इज एन इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी। एक तरीके से इन स्पेस एक इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आती है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत फॉर अलाउइंग स्पेस एक्टिविटीज, याद रखिएगा ये क्या अलाउ करती है? स्पेस एक्टिविटीज एंड यूसेज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ओन्ड फैसिलिटीज, मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट स्पेस ओन्ड जो फैसिलिटीज हैं उनका यूज बाय द नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट एंटिटीज। यानी कि नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट एंटिटीज किस तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की जो फैसिलिटीज है उसका यूज करेंगी और किस तरीके से वो स्पेस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगी, ये सारी चीजें कौन देखता है? वो इन स्पेस देखता है, वो नोडल एजेंसी है रिगार्डिंग दैट, और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आता है। आई होप यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट्स एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। यहाँ पे रशिया नेटो ले आउट स्टार्क डिफरेंसेस ऑन यूक्रेन क्राइसिस। अब रशिया और नेटो के बीच में काफी डिस्प्यूट आ चुके हैं, और क्या क्या डिस्प्यूट आ चुके हैं मैं आपको बता दूं। देखो, एक तो नेटो की पॉलिसी जो है, नेटो की जो पॉलिसी है वो है आपकी ओपन क्या लिखता है, ओपन डोर पॉलिसी। यस, यहाँ पे नेटो ने बोला कि भैया हमारी तो ओपन डोर पॉलिसी है। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब है कि हमारे लिए सबके दरवाजे खुले हुए हैं, जो कंट्री हमारे पास आना चाहती है वो हम उसको बुला लेते हैं, उसको ज्वाइन करवा लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में रशिया का ये कहना था, नेटो के साथ रशिया का ये कहना था कि आप अब ऐसे नए मेंबर्स इंक्लूड नहीं करेंगे जो रशिया के बॉर्डर के नज़दीक हो, ठीक है ना। रशिया का ये कहना है कि आप ऐसे नए मेंबर नहीं लेंगे जो कि रशिया के बॉर्डर के नज़दीक हो, क्योंकि फिर हमारा दम घुटता है, हमको सांस नहीं आती है, हाँ जी घबराने लगता है, जी मचलने लगता है। बेसिकली ये सारी चीज़ रशिया ने उसको बोला था, लेकिन उसका कहना है, नेटो का कहना है कि भैया हमारी तो खुला दरवाजा पॉलिसी है ना, तो ये कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा, वो वाली बात है इनकी, किसकी? नेटो की। तो अब ये आप याद रख सकते हैं, दोनों का डिफरेंशिएट याद रखिएगा। नेटो के बारे में याद रखिएगा, नेटो बना कैसे था, कब बना था। ये 1949 में 1949 में 4 अप्रैल को एक ट्रीटी आई थी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी बोलते हैं उसी को, हम वॉशिंगटन ट्रीटी बोलते हैं। वॉशिंगटन ट्रीटी या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, उसी के थ्रू ये बना था आपका कौन? नेटो बना था। और ये एक्चुअली में हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। और नेटो का गोल जो है बेसिकली अपने सारे मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है
कहता है, मतलब इसका आर्टिकल 5 है जो कहता है कि अगर किसी एक के मेंबर के अगेंस्ट भी अटैक होता है तो वो सबके अगेंस्ट अटैक माना जाता है, इसका जो आर्टिकल 5 है। इसीलिए रशिया परेशान है कि कहीं यूक्रेन को ना इंक्लूड कर लें, क्योंकि अभी तक यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर नहीं है। अगर आप देखेंगे तो यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है, बट रशिया को ये लगता है कहीं यूक्रेन अगर मेंबर बन गया इनका तो फिर भैया हमारी तो फदियत हो जाएगी, क्योंकि रशिया बीच बीच में एक आध दो झापड़ लगाता रहता है यूक्रेन को, है ना, रशिया बीच बीच में लगाता रहता है। उसको लगता है कि अब जब वो लगाएगा, अगर वो मेंबर बन गया तो फिर कैसे लगा पाएगा ये सारी चीज़ें, क्योंकि यूक्रेन को क्रीमिया के लिए भी झापड़ लगाता है वो, कई बार किसी भी मैटर के वो तो उधर ऊपर चिड़िया दिखाकर कोई झापड़ लगा चुका है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है, और इसीलिए रशिया परेशान है कि भैया हमारे बॉर्डर्स के आसपास की कंट्रीज़ को आप अपना मेंबर मत बनाओ, क्योंकि हमारे लिए वो सिक्योरिटी थ्रेट है। वहीं पर नेटो का कहना है कि भैया हम तो कुंडी भी नहीं खड़काने देते और सीधे अंदर आने देते हैं, हम ओपन डोर पॉलिसी रखते हैं। तो बेसिकली दैट इज़ अनदर डिस्प्यूट, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट जो कि आपको याद रखना है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, आपको समझ में आ गया होगा। और नेटो के 30 मेंबर हैं अभी एट प्रेजेंट, यूक्रेन इसका मेंबर नहीं है। नॉर्थ मैसेडोनिया, मॉन्टीनीग्रो अभी लास्ट के 2 मेंबर्स थे जो आए थे, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। स्क्वायरिंग ऑफ द इंडियाज एजुकेशन इमरजेंसी। अब मैं ये जो चीज़ आपको बता रहा हूँ एक्चुअली बता रहा हूँ कि इंडिया में अभी रिसेंटली फिर से जैसे लॉकडाउन की जब सिचुएशन बनती भी है, सपोज लॉकडाउन की सिचुएशन नहीं भी बन रही तो स्कूल्स को लगभग क्लोज रखा जाता है या स्कूल्स को लगभग 50% में खोला जा रहा है। तो ऑथर ने कहा है कि ये बहुत ही गलत इसका इम्पैक्ट होता है। इंडिया की जो पॉपुलेशन उसके ऊपर ये बहुत बुरा इसका इम्पैक्ट हुआ है। लगभग 404 दिन तक स्कूल बंद रहे, जैसे पहले के केस में लगभग 404 दिनों तक स्कूल बंद रहे। अभी भी स्कूल 100% उस पर नहीं खुल पा रहे हैं, 50% में कुछ खुल रहे हैं, कुछ नहीं खुल रहे हैं। इसका बहुत ही बुरा इंपैक्ट पड़ता है। देखो यहाँ पे लिखा हो ना ऑथर ने, लॉकडाउन ऑलमोस्ट कंटिन्यूस लॉकडाउन, द यंगेस्ट एंड द पुअरेस्ट among the Indian children, the Dalit, the tribal and others, they are lacking devices and electricity। या तो डिवाइस की कमी है इलेक्ट्रॉनिक, या इलेक्ट्रिसिटी की कमी है इलेक्ट्रिकल, या इंटरनेट की कमी है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट हेल्पिंग दीज पुअर पीपल एंड देयरफॉर दे कैन नॉट एक्सेस द एजुकेशन। अगर इन सब चीज़ों की कमी रहेगी तो दे विल नॉट बी एबल टू एक्सेस द ऑनलाइन एजुकेशन। तो जो ऑनलाइन एजुकेशन का मिथ है कि बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है ये है वो है, तो वो केवल उनके लिए जिनके पास रिसोर्सेज हैं। अब जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है वो तो ऑनलाइन नहीं पढ़ पाएंगे। तो एक बहुत बड़ा एजुकेशन में जो ऑलरेडी जो डिस्पैरिटी थी उसको और ज़्यादा वाइड बना देगा ये, अगर ऑनलाइन लर्निंग के फॉर्म में हम चले गए पूरी तरीके से। तो दिस विल क्रिएट अ फर्दर डिवाइड इन दैट, है ना, एक फर्दर और बड़ा डिवाइड आ जाएगा, ठीक है ना। सेम गोज विद यूपीएससी ऑल्सो, है ना। तो सारे लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन वही लोग पढ़ रहे हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं द नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, जो दीक्षा पोर्टल है टीचर्स का बनाया गया है। अब देखो उसने क्लेम किया कि बहुत ज़्यादा लर्निंग लेसन्स, बहुत ज़्यादा लर्निंग सेशंस हुए ये वो, लेकिन लर्निंग लेसन और लर्निंग सेशन तो कौन लेगा, वही लेगा ना जिसके पास रिसोर्सेज हैं। दूसरी चीज़, ऐसे टीचर्स जो अभी तक व्हाट्सएप में फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं, कई टीचर्स ऐसे जिनके पास, देखो टीचर्स की भी गलती नहीं है। अगर मान लो कोई व्यक्ति व्हाट्सएप नहीं चला पा रहा तो ये उसकी गलती थोड़ी है। किसी व्यक्ति को व्हाट्सएप भाई नहीं है टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली, अब हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो व्यक्ति, देखो मैं एक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से जानता हूं। देखो 50, 59, 60, 61 साल के लोग काम करते हैं, ठीक है ना। 60, 61, कोई एमपी में जैसे रिटायरमेंट की एज 62 साल है, तो कोई 61 ईयर्स का व्यक्ति काम कर रहा है जिसने अपनी पूरी जिंदगी में वही कीपैड वाला मोबाइल चलाया हो। अब फाइनली हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया आप ई ऑफिस में काम करो। ई ऑफिस मतलब कि मैं आपको बताता हूँ, ई ऑफिस एक ऐसा गवर्नमेंट का सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू जो फाइल्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली चलेंगी, मतलब कि उसमें चाहे वो आपको कमेंट करना हो, चाहे उस फाइल को आगे बढ़ाना हो, सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिकली सिस्टम होगा ई ऑफिस में, ठीक है ना। तो मान लो अगर कोई इस तरीके का प्रावधान है, तो अब हम उस 60 साल 61 साल के व्यक्ति से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो फाइनल अपने टाइम में से सीखना शुरू कर दे और वो सीख लेगा, क्योंकि उसका एक तो एप्टीट्यूड चेंज हो गया है पूरी लाइफ टाइम इस तरीके से काम करने के कारण। उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो चेंज हो चुका है, उसका जो मेंटल सेट है वो चेंज हो चुका है। तो ये सब वाकई में तकलीफ होती है। अगर हम उनकी जगह होते तो हमको भी होती, बट हम ये सोचना ही चाहते और हमको लगता है क्यों नहीं सीख रहे हो। टीचर्स को हम सम्मान कर रहे हैं, टीचर्स को हम नोटिस देने के, भैया आपने क्यों नहीं किया,
आपने क्यों ऑनलाइन क्लास नहीं ली, आपने क्यों वर्चुअल क्लास नहीं ली? भाई आप 60 साल के व्यक्ति से पूछ रहे क्यों वर्चुअल क्लास नहीं ली, कैसे ले पाएंगे वो? और कई बार हमने देखा है वीडियोस में किस तरीके से जो बच्चे हैं, जो शरारती एलिमेंट्स हैं, नटोरियस एलिमेंट्स हैं, किस तरीके से ऐसे लोगों का फिर मजाक उड़ा। दैट लिटरली दैट डजंट लुक वेरी गुड, दैट क्रिएट्स अ वेरी बैड इंप्रेशन। जो व्यक्ति आपको सब कुछ सिखा रहा है, जो खुद भी कोशिश कर रहा है कि सीख के आपको पढ़ा सके ऑनलाइन, आप उसका मजाक उड़ाते हैं, लोग हंसते हैं, टीचर्स के ऊपर हंस रहे हैं कि यार इनको तो ये भी नहीं आता। अरे वो नहीं आता उस व्यक्ति को कि उसने नहीं सीखा ये सारी चीजें। दैट इज व्हाट इज द मेन थिंग। यहाँ पे ऑथर ने सारी चीजें बोली कि ऑनलाइन मोड में स्विच करना इतना वो नहीं है, आपको ये सारी चीजें बैलेंस बना करके देखना, और एजुकेशन इमरजेंसी प्लान होना चाहिए। तो ऑथर का कुल मिलाकर जो सजेशन था वो ये कि आपको एक एजुकेशन इमरजेंसी रूम सेटअप करना पड़ेगा, आपको एक एजुकेशन इमरजेंसी प्लान सेटअप करना पड़ेगा, आपको एक चिल्ड्रन सपोर्ट प्लान सेटअप करना पड़ेगा, कि ऐसे में बच्चे डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं, है ना। तो ये सारे अलग अलग प्लान है जो कि आपको सेटअप करने पड़ेंगे, ताकि आप जो कल को अगर फ्यूचर में कोई ऐसी एक्सीजेंसी या इमरजेंसी आए तो आप उसके लिए उसको फेस कर सकें। तो दिस इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।